इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अधीर ने कार में इंग्लिश गाना लगा दिया, आई एम लव विद द शेप ऑफ यू। गाना सुनकर कशिश ने अधीर की तरफ देखा और बोली, जब मैं साथ में बैठी हूँ तो प्लीज़ ऐसे गाने ना लगाओ। कशिश, तुम भूल रही हो कि ये कार मेरी है। मुझे जैसे गाने पसंद है मैं वैसे गाने लगाऊंगा। वैसे भी बॉस मैं हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अधीर अकड़ कर बोला। कशिश ने अपने हेडफोन लगाए और फ़ोन पर गाने लगाकर सुनने लगी। तब अधीर ने उससे फ़ोन छीनकर उसे बंद करके अपने पास रख लिया। वो कार चला रहा था, इसलिए कशिश ने उससे फ़ोन छीनने की कोशिश नहीं की और टिक कर बैठ गई। पर उसे दिल में अधीर पर गुस्सा आ रहा था। वो लोग कंपनी के पास पहुंच रहे थे। कशिश को वो रास्ते देखकर उसे उस दिन की हालत याद आ गई। उसके आंखों के सामने सारा मंजर एक फिल्म की तरह घूमने लगा। उसे अपने बच्चे के खोने का दर्द आज फिर से महसूस हुआ। अचानक ही उसके पेट में तीव्र दर्द हुआ। उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें नम हो गई। अधीर उसके चेहरे की तरफ देखकर घबरा गया। उसने कार रोकी और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ कशिश, ठीक तो हो? उसका हाथ लगते ही कशिश का दर्द हल्का हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। जब अधीर को पूरा भरोसा हुआ कि वो सच में ठीक है, तब उसने कार चलाई। वो लोग एक साथ कंपनी में इंटर हुए। सभी उन दोनों को देख रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। जहां अधीर सबसे हैंडसम लग रहा था, वहीं कशिश सबसे सुंदर लग रही थी। सब झुककर उन्हें सलाम कर रहे थे। नीरज ने नीचे आकर कशिश को फूल दिए और कहा, मैडम आपका कंपनी में स्वागत है। कशिश ने उसे थैंक यू कहा। फिर नीरज अधीर और कशिश के आगे चलता हुआ कशिश को उसके केबिन में ले गया। उसे टॉप फ्लोर पर चेयरमैन के साथ वाला कमरा दिया गया था। कमरा बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ढंग से सजाया हुआ था। उसके एक तरफ टेबल था, उसकी चेयर थी और सामने शानदार सा सोफा लगा था। उसके पीछे ही स्टडी रूम था जहां वकालत की सारी बुक्स थी। कशिश मन में सोच रही थी कि इन अमीरों की ज़िंदगी में अजीब है। ये एक कमरा भी मेरे घर से बड़ा है। अधीर ने उसे ऐसे देखते देखा तो बोला, अगर पसंद ना आया हो और कुछ बदलना हो तो नीरज को कह देना। नहीं सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं बदलना, कशिश झट से बोली। अधीर मन में खुश हुआ पर ऊपर से अकड़ते हुए बोला, ठीक है फिर वो फाइल्स चेक करो और देखो कि हमारे कौन कौन से केस चल रहे हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीरज को कह देना, बाकी अगर असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो खुद अपॉइंट कर लेना। कशिश बोली, ठीक है थैंक यू कहकर वो अपनी सीट पर बैठ गई। फिर खड़ी होकर अधीर से बोली, सर बैठिए, आप मेरे कमरे में कैसे आए? हाउ कैन आई हेल्प यू? अधीर मुस्कुराते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गया। फिर वो नीरज से बोली, नीरज चेयरमैन सर आए हैं, 2 कॉफ़ी लेकर आओ। बोलकर वो हंस दिया और अधीर की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, जाओ नीरज मैडम की बात मानो। अधीर नीरज से बोला। नीरज उसी वक्त चला गया। कशिश कुर्सी पर बैठी, उसका हाथ फिर पेट पर गया। अधीर ने नोट किया। उसने पूछा, क्या बात है कशिश, अगर ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का दर्द है, ठीक हो जाएगा, कॉफ़ी से आराम हो जाएगा, कशिश बोली। अधीर बोला, कशिश माना कि हमारी शादी प्यार के कारण नहीं हुई, पर अब हो गई है तो निभानी तो है ही। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी तकलीफ़ के बारे में बताओ ताकि मैं कुछ हल कर सकूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि कल को बात बिगड़ने पर दादाजी मुझे गुस्सा होएं। कशिश उसकी पहली बात से खुश हुई थी कि इसे मेरी फिक्र है, पर उसने दादाजी का नाम सुनकर उसका दिल बैठ गया कि वो ये सब दादाजी के कारण कर रहा है। फिर वो बोली, ओके पर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर हुई तो ज़रूर बताऊँगी। अधीर उसकी बात मानकर चुप हो गया। उसने इसकी बात पर यकीन कर लिया। फिर नीरज कॉफ़ी ले आया और वो दोनों कॉफ़ी पीने लगे। अब कशिश को आराम आ गया, उसका चेहरा पहले से खिल गया। अधीर उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे अब वो ठीक लगी तो वो वहाँ से चला गया। उसके जाने पर कशिश ने चैन की सांस ली। वो सोचने लगी कि उसके पेट का दर्द पिछले महीनों से बढ़ता जा रहा है। अब अधीर को वो इस बारे में क्या बताए? पता नहीं उसे औरतों के बारे में कुछ पता भी है या नहीं।
बाकी हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं इसे बताऊं। सोचते हुए उसने बैग से एक गोली निकाल कर ले ली। दर्द से कुछ आराम आया तो उसने वहां पड़ी फाइल्स देखनी शुरू की। इन फाइल्स में कंपनी पर और कंपनी द्वारा किए गए केस थे। वो उन्हें एक एक कर पढ़ने लगी। पहली फाइल में इनकी कंपनी ने दूसरी कंपनी पर इनके प्रोडक्ट की नकल करने के लिए केस की डिटेल थी। वो पढ़ने लगी तो पता चला कि शिवा कॉस्मेटिक्स ने उनके कॉम्पैक्ट की हूबहू नकल की थी। केस चल रहा था, तारीखों पर तारीखें बदलती जा रही थी। वो केस की सारी डिटेल पढ़ने लगी। उसे पता चला कि गलती कहाँ है। उसने अपने व्यूज एक साइड पर लिख लिए। उसने बहुत दिन से काम नहीं किया था, बस घर पर आराम ही करती थी और आज तो उसने पेन किलर भी ली थी। सो अब उसे नींद आने लगी थी। वो फाइल देखते हुए टेबल पर सिर रखकर सो गई। अधीर अपने लैपटॉप पर सुबह से उसके कमरे में लगे कैमरे की मदद से उसे ही देखे जा रहा था। वो मीटिंग से वापस आया तो उसने लैपटॉप ऑन करके देखा तो उसे सोता हुआ पाया। उसे स्कूल में डेस्क पर सिर रखकर उसके बगल में बैठी कशिश याद आ गई। उस वक्त ये सोचता था कि ये लड़की कितनी बेखौफ है। ये भी नहीं सोचती कि उसकी बगल में लड़का बैठा है और आराम से सो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कशिश के कमरे में गया, उसे धीरे से गोद में उठाकर लाकर सोफे पर लिटा दिया। कशिश दवा के नशे के कारण आराम से सो रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो उसके पास ही घुटने के बल बैठकर उसे देखने लगा, फिर हल्के से उसके माथे पर किस कर दी। फिर उसकी टांगों पर अपना कोट रखकर वहाँ से वापस आ गया। उसने यहाँ इसे काम के लिए नहीं रखा था, ये तो बस इसे सारा दिन अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था, इसलिए ऐसा किया। काम के लिए उसके पास पूरी फर्म थी, पर यह बात वो कशिश को नहीं बता सकता था। नीरज देख रहा था जो सर काम में लगे रहते हैं वो अचानक अपनी वाइफ को देखने में बिजी हो गए हैं। इस कंपनी का क्या होगा? वो कुछ सोचता तभी अधीर ने उसे बुलाया। वो अंदर आया तो अधीर बोला, ऐसा करो कि कशिश के स्टडी को कवर करके एक रूम बना दो और उसमें एक काउच भी लगा दो। नीरज ओके कहकर जाने लगा तो अधीर फिर बोला, सुनो अभी मत चले जाना, शाम को छुट्टी के बाद ये काम करवाना। नीरज सिर हिलाते हुए चला गया। अधीर फाइल्स देखने लगा। बीच बीच में वो सोती हुई कशिश को देख लेता था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं कशिश उठ ना जाए। फिर उसे खुद पर ही हंसी आई। उसने फ़ोन देखा, अमित का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो अमित, कैसे हो? कैसा हूँ? बचपन का दोस्त शादी कर ले और उसे बुलाए भी ना तो वो कैसा होगा तू ही बता, अमित गुस्से से बोला। अधीर को अब शादी की याद आई तो वो बोला, अमित सॉरी यार, पर जिस शादी के लिए मैं ही खुश नहीं था उसमें तुम्हें कैसे बुलाता। मेरी शादी दादाजी ने तय की थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था, सो मुझे मानना पड़ा। मैंने किसी को नहीं बुलाया। पर यार मैं बहुत खुश हूँ अब। तुझे पता है मेरी पत्नी कौन है? मेरा पहला और आखिरी प्यार, कशिश। क्या तेरी शादी कशिश से हुई और तू फिर भी कह रहा है कि मर्जी से नहीं हुई? तेरी बात कुछ हजम नहीं हुई, अमित बोला। अधीर ने आराम से समझाया, देख मेरे दादाजी ने कशिश के नाना जी के दोस्त थे। दोनों ने हमारी शादी तय कर दी। मुझे दादाजी ने शादी के बदले कंपनी देने का वादा किया तो मैंने हाँ कर दी। उधर कशिश ने भी बिना मुझे देखे और बिना कुछ पूछे हाँ कर दी। उसने मेरी फ़ोटो देखी तब उससे पता चला, मुझे बाद में उससे बात करने पर पता चला। तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। भला ऐसा भी कभी होता है कि ये पता ही ना चले कि शादी किससे हो रही है? मैंने कितनी ही शादियां देखी है पर ऐसी शादी नहीं देखी। मैं तो क्या, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। खैर जाने दे, जो हुआ सो हुआ। ये बताओ पार्टी कब दे रहे हो और कशिश भाभी से कब मिला रहे हो? अमित उसे छेड़ते हुए बोला। अधीर मुस्कुराते हुए बोला, आज मिलते हैं, ले लेना पार्टी, इंडस क्लब में आ जाना। ये हुई ना बात? ठीक है फिर मिलते हैं शाम को, कहकर अमित ने फ़ोन बंद कर दिया। अधीर सोचकर दिल में खुश हो रहा था। उसने लैपटॉप में कशिश को देखा। कशिश काउच पर नहीं थी, वो उठ गई थी तो वो उठकर उसके कमरे में गया। कशिश वॉशरूम से मुँह धोकर आ रही थी। वो अधीर को देखकर ठिठक गई। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सॉरी अधीर, पता नहीं कैसे नींद आ गई। वो पेट दर्द की दवा ली थी, शायद उसके कारण नींद आ गई। कशिश को समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहे। आज पहला दिन है और पहले ही दिन वो ऑफिस में सो गई। लेकिन अधीर अच्छे मूड में था। वो बोला, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी,
मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम घर जाकर आराम कर लो, अब कुछ ठीक हो। हाँ, अब ठीक हूँ, कशिश बोली। उसे अधीर का इस तरह उसकी केयर करना अच्छा लग रहा था। अधीर सोचते हुए बोला, शाम को अमित को मिलना है, तुम चलोगी? उसे अपनी शादी के बारे में पता चला तो मिलने के लिए बुला रहा है। कशिश ने सोचा कि ये इसके साथ मीना के घर गया था तो इसे भी अमित से मिलने जाना चाहिए। सो वो बोली, ठीक है चलेंगे। अधीर सुनकर मुस्कुरा दिया। शाम को अधीर उसे लेकर इंडस क्लब आ गया। वो कार पार्क करके अंदर आ गए। कशिश पहले कभी किसी क्लब में नहीं आई थी। वो डरते हुए अधीर के पास हो गई और उसके कोट का कफ पकड़ लिया। अधीर ने अपने कोट के कफ की तरफ और कशिश के हाथ की तरफ देखा। वो समझ गया कि ये घबरा रही है तो उसके कंधे पर बाँह रखकर उसे पकड़े हुए अंदर ले आया। अब कशिश का डर दूर हो गया था। वो अधीर से लिपटी हुई अंदर आ गई। अमित पहले ही आ गया था। वो उन दोनों को देखकर खड़ा हो गया और उनका स्वागत किया। दोनों ने थैंक यू कहा। कशिश, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, एकदम नहीं बदली, अमित बोला। कशिश मुस्कुरा कर बोली, तुम भी तो नहीं बदले। अधीर कशिश की बात पर बोला, वैसे ये बात सही है, हम तो यहीं थे, हमारा ना बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये लंदन में रहकर भी नहीं बदला। तुम्हारा तो एक्सेंट भी नहीं बदला। असल में वहाँ मेरे साथ जितने भी दोस्त थे सभी इंडियन थे, इसलिए हम ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते थे, शायद इसलिए एक्सेंट बदला नहीं, अमित बोला। चलो अच्छा है, और सुनाओ, सब ठीक है? अधीर ने पूछा। अमित बोला, सब ठीक है, बस वहाँ यहाँ जैसा अपनापन नहीं है, सो मैं वापस आ गया। अब यहीं बिजनेस करूँगा। ग्रेट, आज काम की बात नहीं करेंगे, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मिलकर सोचते हैं, अधीर बोला। अमित भी मान गया। दोनों की दोस्ती ही ऐसी थी। अधीर जितना शांत था अमित उतना ही बड़बोला। अमित कशिश से बोला, कशिश, अधीर कह रहा था कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारी शादी एक दूसरे से हुई है। हाँ, मेरे पेरेंट्स और भाई तीनों की डेथ कोरोना में हो गई थी। अब मेरे रिश्तेदारों में सिर्फ नाना जी थे, तो जब उन्होंने रिश्ते की बात कही तो मैं ना नहीं कर पाई। फिर वो कहते कि लड़का सीधे शादी करना चाहता है तो भी मैं मान गई, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। मुझे तो शादी के बाद पता चला। जब मैंने कमरे में अधीर की फ़ोटो लगी देखी, मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। पर अब ठीक है, कशिश ने सारी बात बता दी। सुनकर अमित फिर से हैरान हो गया। उसे अधीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ था। उसे लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन कशिश की बात सुनकर उसे यकीन हुआ तो उसे बड़ी हैरानी हुई। लेकिन कशिश, तुम घबराना नहीं। अगर ये तुझे कभी तंग करे या कुछ गलत कहे तो मुझे बुला लेना, मैं इसे ठीक कर दूंगा, अमित बोला। अधीर को अच्छा लगा, पर वो नाटक करते हुए बोला, अच्छा जी, मेरी शादी होते ही पार्टी बदल दी? कल तक तो तू मुझे कहा करता था कि कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, अब इसके साथ हो गए? भाई देख, मैंने तुझे कहा था पर तूने कभी बुलाया ही नहीं, क्योंकि तू ताकतवर है और कशिश बेचारी कमज़ोर, इसलिए इसकी हेल्प करूँगा, अमित हंसते हुए बोला। कशिश हंसते हुए बोली, थैंक यू अमित, तुमने इतना कहा यही बहुत है। वो इसी तरह बातें करते रहे। फिर वो अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कशिश ऑफिस आई तो वहाँ के बदलाव देखकर हैरान रह गई। स्टडी रूम को बीच में दीवार लगाकर मेन रूम से अलग कर दिया था। उसमें लेटने के लिए एक काउच भी लगा था और एक अलमारी भी रख दी थी जिसमें कशिश के लिए कपड़े थे। कशिश अधीर के इस काम के लिए उसे दिल में थैंक यू कह रही थी। उसने उसी वक्त अधीर को फ़ोन किया और बोली, अधीर, मेरे रूम को नया लुक देने के लिए थैंक यू। अधीर ने खुश होकर पूछा, कैसा लगा, पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। बच्चे को बिना मांगे मनचाहा मिल जाए तो वो खुशी में जैसे बोलता है, कशिश इसी तरह बोली। अधीर भी खुश हो गया। वो अपने दिल की खुशी छुपा कर अपने पुराने स्टाइल में बोला, ठीक है, अब अच्छे से काम करो, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कशिश फ़ोन देखती रह गई। उसे स्कूल वाला अधीर याद आ गया। वो भी इसी तरह करता था। एक बार कशिश का मैथ्स होमवर्क हुआ नहीं था। वो स्कूल आकर कर रही थी, पर उसे सवाल आते ही नहीं थे। उसे समझने में समय लग रहा था। अधीर ने देखा और उसे अपनी कॉपी निकाल कर दे दी। कशिश ने देखकर सारा होमवर्क कर लिया। होमवर्क करने के बाद उसने अधीर को थैंक यू कहा तो वो बोला, आगे से वक्त पर होमवर्क करना, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना। ये सब सोचकर वो मुस्कुरा दी। फिर वो फाइल्स देखने लगी। उस दिन डिनर के बाद अधीर उसके पास आकर बैठ गया और बोला,
कशिश, अब हमारी शादी हो तो गई है, माना कि हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते, लेकिन दोस्तों की तरह तो रह ही सकते हैं, वक्त अच्छा कट जाएगा। कशिश उसकी बात मान गई। अब उनकी ज़िंदगी ऐसे ही कटने लगी। दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे, पर अब वो दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात करने लगे थे। अब उनमें पहले सी खींचतान नहीं रही थी। एक दिन दोपहर को अधीर के पापा अधीर के ऑफिस में मिलने आए, लेकिन अधीर उनसे बात भी नहीं करना चाहता था। वो मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। तब उसके पापा कशिश के पास आ गए। कशिश उन्हें बिठाते हुए बोली, हाँ जी आप? बेटा, मैं अधीर का पापा हूँ, मिस्टर रायज़ादा बोले। कशिश उसी वक्त उठकर आई और उनके चरण छुए। फिर उन्हें बोली, अधीर का कमरा साथ वाला है, मैं आपको ले चलती हूँ, कहकर वो खड़ी हो गई। मिस्टर रायज़ादा बोले, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? कशिश कुछ सोचकर बोली, पापा जी, अधीर काम में बिजी होगा। नहीं बेटा, असल में गलती मेरी ही है, मैंने उसे बताए बिना दूसरी शादी कर ली। मैं उसे बताने गया भी था, पर उसने सुना ही नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी वो नहीं समझता। बेटा, ये 10-11 साल का था जब इसकी मम्मी घर और हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। वो भी अपनी जगह सही थी। मैं हॉस्पिटल में बिजी रहता था तो वो किसी और से प्यार करने लगी। फिर वो चली गई। तब से मैंने अधीर को संभाला, इसका ध्यान रखा। मेरे साथ काम करने वाली ज्योति ने अधीर को संभालने में मेरी बहुत हेल्प की। वो हमेशा बताती कि मुझे अधीर से ऐसे बात करनी चाहिए, ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। मैं वैसा ही करता था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, पर हम अधीर के कारण एक नहीं हुए। लेकिन जब अधीर पापा का बिजनेस संभालने लग गया तब हमने शादी कर ली। लेकिन अधीर को ये भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ बेटा। ज्योति कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसी वजह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। अधीर से मिलने पर उसे लगा कि उसे बेटा मिल गया, लेकिन अधीर शुरू से ही उसे पसंद नहीं करता। जब उसे तुम्हारी शादी का पता चला तो वो तुमसे मिलना चाहती थी, पर अधीर को सुनना ही नहीं चाहता। अगर तुम उसे समझा सको तो, मिस्टर रायज़ादा बोले। कशिश ने उनकी बात सुनी और सोचते हुए बोली, पापा, आप अधीर को जानते ही हैं, मैं बात कर लूँगी, पर मानता है या नहीं ये अभी कुछ कह नहीं सकते। बेटा, तुम कोशिश करोगी तो कुछ तो होगा ही। ठीक है बेटा, मुझे फ़ोन करके बता देना, कहकर मिस्टर रायज़ादा उठकर चल दिए। फिर वो मुड़े और कशिश को शगुन वाला लिफाफा पकड़ाया। कशिश ने मना किया, पर उनके बार बार कहने पर रख लिया। फिर वो उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। शाम को घर आकर कशिश अधीर से बात करने का मौका ढूंढती रही। वो बोली, अधीर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अधीर सुनने के लिए पीछे मुड़ा, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन देखकर फ़ोन सुनने के लिए बालकनी में चला गया। वो काफ़ी देर बात करता रहा। कशिश को नींद आने लगी, पर वो नींद को भगाने की कोशिश करती रही। अधीर खिड़की से उसे देख रहा था। वो कभी पानी पीती, कभी वॉशरूम चली जाती। अधीर उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो बात खत्म करके अंदर आया तो कशिश सूंघ रही थी। वो उसे सीधा करके लिटाने लगा तो वो उठ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। अधीर ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। बताओ क्या बात है? अधीर ने पूछा। आज तुम्हारे पापा आए थे, तुम मीटिंग में थे इसलिए वो मेरे पास आ गए। वो कह रहे थे कि अधीर ने कशिश की बात पूरी ही नहीं होने दी और बोला, कशिश, तुम्हें अपनी कोई बात करनी है तो करो, मुझे उनके बारे में कोई बात ना तो सुननी है और ना ही करनी है। कहकर अधीर जाने लगा तो कशिश ने उठकर आकर उसकी बाँह पकड़ ली और उसे खींचकर वापस बिठा लिया। कशिश उसकी बाँह को धीरे धीरे सहलाने लगी, जैसे कोई अपने पेट को शांत करने के लिए करता है। अधीर को उसका ऐसा करना अच्छा लगा। वो भी आराम से बैठ गया। देखो अधीर, अपने माँ बाप से नाराज़ नहीं होते, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। मैं जानती हूँ मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ। तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। कशिश उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोली। उसे डर था कि ये भड़क ना जाए, पर वो शांति से सुन रहा था। ये सुनकर वो बोला, तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी मम्मी मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, वो भी पापा की वजह से। वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखती थी, पर पापा को उनकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। वो बस हॉस्पिटल में बिजी रहते थे। मम्मी के जाने के बाद अचानक से वो फ्री हो गए और मुझे जताने के लिए घर आने लगे।
फिर कभी कभी उस डॉक्टर ज्योति को भी ले आते। शायद पापा की वजह से ही उसके पति ने भी उसे तलाक दे दिया। वो मेरी माँ बनने की कोशिश करती, पर मैंने कभी उसे मौका नहीं दिया। लेकिन अब जब पापा ने उनसे शादी कर ली, तब मुझे पता चला कि ये सब इसी के कारण हुआ होगा। शायद मम्मी को इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया हो, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर उनको तुम्हारी ज़रूरत है। वो मानते हैं कि उन्होंने तुम्हें वक्त नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि मम्मी तुम्हारा ख्याल रख रही हैं। लेकिन जब मम्मी चली गई तो उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने का नाटक नहीं किया, बल्कि सच में तुम्हारा ख्याल रखा। उन्हें तुम्हें संभालना नहीं आता था, इसलिए डॉक्टर ज्योति की हेल्प ली। अगर डॉक्टर ज्योति से उनका पहले से कोई रिश्ता होता तो वो उसी वक्त उनसे शादी कर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। अब जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो और वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तब उन्होंने शादी की। डॉक्टर ज्योति कोई बुरी लेडी नहीं है, वो सच में तुम्हें बेटा मानती थी। वो माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसके पति ने उन्हें छोड़ दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। कशिश उसे सारे पॉइंट समझाते हुए बोली। अधीर को फिर भी गुस्सा था। वो बोला, ये सब उन्होंने तुम्हें बताया है, पर तुमने सच मान लिया। जब माँ गई तो उन्होंने क्यों नहीं रोका, क्यों उन्हें ढूंढने नहीं गए? अब सफाइयाँ देना आसान है। कशिश ने उसकी बाँह अभी पकड़ रखी थी। उसने उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाई और उसे दूसरे हाथ से पकड़ते हुए बोली, अधीर, तुम याद करके सोचो कि क्या तुम्हारी मम्मी का तुम्हारे लिए प्यार सच्चा था? अगर तुम्हारी बात सच है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, तो वो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गई? और तुम्हारे पापा, उन्हें तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार था, उन्होंने इसलिए उन्हें जाने दिया कि वो खुश रह सके। अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, लोगों को समझ सकते हो। अगर तुमने प्यार किया है तो तुम उनके प्यार को समझ सकते हो। बाकी मेरी समझ से धोखा तुम्हारी मम्मी ने दिया, तुम्हें और तुम्हारे पापा को। नहीं तो इन 15 सालों में तुम्हें कभी तो याद करती। कशिश की बातों ने अधीर को हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे लगने लगा कि ये ठीक कह रही है। उसकी मम्मी ने कभी एक फ़ोन भी नहीं किया। ऐसा ही हुआ होगा, शायद वही गलत सोच रहा है। ठीक है, मैं पापा से मिल लूँगा। अब मेरा हाथ छोड़ोगी? वैसे मुझे यहाँ सोने में कोई दिक्कत नहीं है। अधीर उसे छेड़ते हुए वहीं लेट गया। कशिश उसे धकेलते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम अंदर जाओ। अधीर, तुम यहाँ नहीं सो सकते। अधीर मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक होकर बोला, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो आज यहीं सोऊंगा। अधीर, ये क्या बात हुई भला? तुम यहाँ नहीं सो सकते, हमने पहले ही तय किया था। कशिश विनती करती हुई बोली, बस आज मेरा दिल है, मैं यहाँ सोऊं। मेरा घर है, मेरा कमरा है। अधीर को मस्ती सूझी। कशिश ने देखा कि मिन्नतें करने से ये नहीं मानता, तो वो उसे दोनों हाथों से धकेलने लगी। पर अधीर की ताकत के आगे कशिश का जोर कहाँ चलने वाला था। इसी धक्का मुक्की में कशिश खुद बेड से नीचे गिरने लगी, तो अधीर ने उसकी बाँह पकड़कर ऊपर खींचकर उसे बाहों में ले लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। अचानक से अधीर आगे बढ़ा तो कशिश ने आंखें बंद कर ली। अधीर ने उसकी बंद आंखों को देखकर शरारती स्माइल की और उसके माथे पर किस करके बोला, गुड नाइट, अब सो जाओ, मैं चलता हूँ। कहकर उसने कशिश को छोड़ा और स्टडी रूम में चला गया। कशिश ने उसके किस के बाद आंखें खोली और मुंह छुपा लिया। उसका मुंह शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे खुद के किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसने सोचा भी कैसे कि अधीर उसे होठों पर किस करेगा। ये सोचते ही उसने खुद को थप्पड़ मारा और खुद को गालियां देने लगी। पागल, गधी, दिमाग खराब हो गया था तेरा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने माथे पर हाथ लगाया और खुद से बोली, उसने मुझे माथे पर किस किया? वो बार बार मन में यही दोहराए जा रही थी। वो कितनी देर बैठी दिल पर हाथ रखकर उसकी तेज धड़कन को रोकने की कोशिश करती रही, फिर सो गई। अधीर भी खुश था कि उनका रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है। अगली सुबह कंपनी की तरफ जाते हुए कार में उसने कशिश से कहा, कशिश, पापा को फ़ोन कर देना, हम आज दोपहर लंच पर उनके घर आएंगे। सुनकर कशिश खुश हो गई। उसे अपनी मेहनत सफल होती नजर आई। वो बोली, थैंक यू अधीर, तुमने मेरी बात मानी। पापा तुम्हें मिलकर खुश होंगे। अधीर मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। कशिश ने ऑफिस में आते ही मिस्टर रायजादा को फ़ोन किया। हेलो पापा, प्रणाम, कैसे हैं आप? वो बोले, ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो बेटा?
अधीर से बात की। जब फ़ोन आया तो वो हॉस्पिटल में पेशेंट को देख रहे थे। आम दिनों में वो फ़ोन नहीं उठाते थे, पर कशिश का नंबर देखते ही वो फ़ोन सुनने के लिए कमरे से बाहर आ गए। कशिश खुश होकर बोली, हाँ जी पापा जी, मैंने बात की थी, वो मान गया है। हम लोग लंच पर आपके घर आ रहे हैं, अब आप सोचना उसे कैसे हैंडल करना है। थैंक यू बेटा, मैं ये मौका बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं उसे मना लूँगा। ज्योति सुनेगी तो कितना खुश होगी, उसका बरसों का सपना सच होगा। बोलते हुए मिस्टर रायजादा का गला भर आया। उन्होंने फ़ोन रख दिया। वो उसी वक्त ज्योति के पास गए। ज्योति बीओपीडी में पेशेंट चेक कर रही थी। वो सीधे उसके पास आए। ज्योति पेशेंट को वेट करने को कहकर उनके पास बाहर आई। वो उसके कंधे को पकड़कर बोली, ज्योति खुद को मजबूत कर लो, जो खबर मैं देने वाला हूँ उसे सुनकर तुम हिल जाओगी। कशिश का फ़ोन आया था, वो दोनों आज लंच पर अपने घर आएंगे। सुनकर ज्योति कुछ देर तो सुन्न ही हो गई थी, फिर वो उनके हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, संजय मुझे छोड़ो, बहुत काम है, मुझे घर जाना होगा। अपना बेटा पहली बार अपने घर आ रहा है, वो भी हमारी बहू को लेकर। बहुत तैयारियां करनी है, मैं घर जाकर देखती हूँ, आप जल्दी घर आ जाना। मैं क्या बनाऊँ, उसे कहाँ बिठाऊंगी, क्या करूँगी मैं। वो पागलों की तरह संजय से बात करते करते हवा में हाथ मारते हुए खुद से ही बोले जा रही थी। वो ना तो खुश थी ना दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। उसे देखकर संजय की आंखें भर आई। उसने उसे पकड़कर कहा, ज्योति आराम से, इस तरह ना करो। देखो, अगर रोना चाहती हो तो रो लो, इस तरह रिएक्ट ना करो। क्यों, मैं क्यों रोऊंगी? अपना बेटा मेरा अधीर अपने घर आ रहा है, मैं क्यों रोऊंगी? कहकर वो संजय रायजादा के गले लगकर रो पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। आने जाने वाले लोग उन्हें देख रहे थे, पर संजय ने उसे रोने दिया। ये आंसू बहुत सालों से उसके अंदर दबे पड़े थे। ज्योति गायनोलॉजिस्ट थी। शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसके बच्चे के साथ ही उसकी यूट्रस भी खराब हो गया, जिससे उसे पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसका पति जो खुद डॉक्टर था, उसने अपने घर वालों के कहने पर उसे तलाक दे दिया। तब से वो अकेली रहने लगी। फिर उसकी बदली इस हॉस्पिटल में हो गई। यहाँ उसे संजय मिला, दोस्ती हो गई। फिर उसने अधीर से मिलवाया। उसे अधीर बहुत प्यारा लगा। वो उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना कर देती। अधीर को कैसे ट्रीट करना है वो संजय को सलाह देती। संजय से प्यार करने से पहले उसे अधीर से प्यार हुआ। वो अपना काम छोड़कर अधीर के पास जाती, उसके छोटे बड़े काम करती, पर अधीर को उसका आना पसंद नहीं था, तो वो सब काम चोरी से करने लगी। वो खाना बनाकर लीजा को दे देती और लीजा अधीर से कह देती कि उसने बनाया है। ज्योति ने लीजा को अधीर की पसंद नापसंद के बारे में बताया। ज्योति ही उसके कपड़े लेकर देती थी। यहाँ की रोज़ रात को आकर वो खुद अधीर की स्कूल ड्रेस प्रेस करती और उसका बैग तैयार करती। सुबह अधीर के उठने से पहले उनके घर आकर उसका टिफ़िन तैयार कर दी। लेकिन जब से वो कॉलेज हुआ तो उसने पकड़े जाने के डर से ये करना छोड़ दिया और सब कुछ लीजा पर छोड़ दिया। फिर भी लीजा आज भी ज़रूरत पड़ने पर उसे ही फ़ोन करती थी। आज जब उसने ये सब सुना तो वो खुशी से पागल हो गई। खुशी के साथ उसके अंदर की माँ का दर्द भी जाग गया, इसलिए वो ऐसे बर्ताव कर रही थी। कुछ देर रो लेने के बाद उसने संजय को छोड़ा और बोली, अभी इन सब के लिए वक्त नहीं है, मैं ये पेशेंट को देखकर घर जा रही हूँ, आप भी जल्दी आ जाना। कहकर वो कमरे में गई और उस पेशेंट को देखने के बाद वहाँ दूसरी डॉक्टर की ड्यूटी लगाकर खुद घर आ गई। उसने सारे नौकरों को बुलाया और अलग अलग काम सौंप दिया। तुम गार्डन साफ करो, तुम अंदर की सफाई करो, तुम ये लिस्ट पकड़ो और ये सामान लेकर आओ, और तुम दोनों मेरे साथ किचन में चलो। कहकर वो खुद काम में लग गई। घर में शादी जैसा माहौल था। नौकर भी हैरान थे कि भला ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग और आपके दिल को छू लेगा। सच में कहानी पूरी बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग एक एक पार्ट को एंजॉय करेंगे। आशा है आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।